साहित्य निधि में प्रस्तुत है प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश जी की कहानी आर्द्रा। बच्चन को थोड़ी ऊंघ आ गई थी, पर खटका सुनते ही वो चौंक गई। इरावती ड्योढ़ी का दरवाज़ा खोल रही थी। चपरासी गणेशन आ गया था। इसका मतलब था कि 6 बज चुके हैं। बच्चन के शरीर में ऊब और झुंझलाहट की झुरझुरी भर गई। बिन्नी न रात को घर आया था, न सुबह से अब तक उसने दर्शन दिए थे। इस लड़के की वजह से ही वो यहाँ परदेश में पड़ी थी, जहाँ ना कोई उसकी जबान समझता था, ना वो किसी की जबान समझती थी। एक इरावती ही थी जिससे वो टूटी फूटी हिंदी में बात कर लेती थी। हालांकि उसकी पंजाबी हिंदी और इरावती की कोंकणी हिंदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जब इरावती भी उसकी सीधे साधे शब्दों में कही साधारण सी बात को न समझ पाती, तो वो बुरी तरह अपनी व्यवस्था के खेत से दब जाती। और इस लड़के को रत्ती भर चिंता नहीं थी कि माँ किस मुश्किल से दिन काटती है और किस बेसब्री से इसका इंतजार करती है। मन में आया तो घर आ गए, नहीं तो जहाँ हुआ पड़ रहे। एक मादा सूअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए थे, कुएं की तरफ से आ रही थी। तूत के बुढ़े पेड़ के पास पहुंचकर उसने हुफ हुफ करते हुए 2-3 बार नाली को सूंघा और फिर पेड़ के नीचे कीचड़ में लौटने लगी। उसके साथ नन्हे आत्मज उसके उठने की राह देखते हुए वहीं आसपास मंडराते रहे। दिन भर गली में यही सिलसिला चलता रहता था। आसपास के सभी घरों ने सूअर पाल रखे थे। उस बस्ती में लोगों के 2 ही धंधे थे, सूअर पालना और नाजायज शराब निकालना। ये दोनों चीज़ें उनके रोज के खान पान में शामिल थीं। बस्ती सांता क्रूज हवाई अड्डे से कुल आधा मील के फासले पर थी, पर पुलिस की आंख वहां नहीं पहुंचती थी। मोनिका का बाप जैकब गली में ही भट्टी लगाता था। वो गली का सबसे बड़ा पियक्कड़ था और अक्सर पीकर गाता हुआ गली में चक्कर लगाया करता था। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ एंजल्स हियर टू स्प्रेड एंड हेवनवर्ड फ्लाई। उस वक्त भी वो रोज की तरह कुएं के मोड़ के पास लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। उसके लफ्ज बचन की समझ से बाहर थे, मगर उसकी आवाज़ ही उसके दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। Oh, that I wings of angels, here to spread and heavenward fly. I would seek the gates of Zion, for beyond the starry, starry sky. Hui ho, ho ho, ho ho. Oh, that I had wings of angels. उसका चौड़ा चौकोर चेहरा वैसे ही भयानक था। अपने ढीले ढाले काले सूट में वो और भी भयानक दिखाई देता था। चेचक के दागों और झुर्रियों से भरा उसका चेहरा दीमक खाई लकड़ी की तरह जान पड़ता था। दूर से ही उस आदमी की आवाज़ सुनकर बच्चन का दिल धड़कने लगता और वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेती। उसने कितनी ही बार बिन्नी से कहा था कि वो उस बस्ती से मकान बदल ले, मगर वो हर बार ये कहकर टाल देता था कि बम्बई की किसी और बस्ती में 20 रुपये महीने में मकान नहीं मिल सकता। बच्चन डर के मारे बिन्नी के आने तक लालटेन की लौ भी ज़्यादा ऊंची नहीं करती। अंधेरा बहुत बोझिल महसूस होता था, मगर वो मन मारे बैठी रहती थी। लालटेन की चिमनी नीचे से आधी काली हो गई थी। बच्चन को उसे साफ करने का उत्साह नहीं हुआ। अंधेरा होने लगा तो उसने जैसे फर्ज पूरा करने के लिए उसे जला दिया और एक अज्ञात देवता के सामने हाथ जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके घुटनों पर बाहें रखे वहीं बैठी रही। सामने मोढ़े के नीचे लाली का कार्ड रखा था। वो अक्षरों की बनावट से परिचित थी, पर 1000 आंखें गड़ाकर भी उनका अर्थ नहीं जान सकती थी। बिन्नी के सिवा हिंदी की चिट्ठी पढ़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। हालांकि बिन्नी से चिट्ठी पढ़वा कर भी उसे सुख नहीं मिलता था। वो लाली की चिट्ठी इस तरह पढ़कर सुनाता था जैसे वो उसके बड़े भाई की चिट्ठी ना होकर गली के किसी गैर आदमी के नाम आई किसी नावाकिफ आदमी की चिट्ठी हो। 2 मिनट में ही वो पहली सतर से लेकर आखिरी सतर तक सारी चिट्ठी गुनगुन करके बाँच देता था। फिर उसे कोने में फेंक कर इधर उधर की हाँकने लगता था। हर बार उससे चिट्ठी सुनकर वो कुढ़ जाती थी, पर बिन्नी उसे नाराज देखता तो तरह तरह की बातें बनाकर खुश कर लिया करता था। उसे खुश होते देर नहीं लगती थी। बिन्नी इतना बड़ा होकर भी जब तब उससे बच्चों की तरह लाड़ लड़ाने लगता था। कभी उसकी गोदी में सिर रखकर लेट जाता और कभी उसके घुटनों से गाल सहलाने लगता। ऐसे क्षणों में उसका दिल पिघल जाता और वो उसके बालों पर हाथ फेरती हुई उसे छाती से लगा लेती। माँ, तेरा छोटा लड़का कपूत है ना? बिन्नी कहता। हाँ हाँ, वह हटकने के स्वर में कहती। तू कपूत है? तू तो मेरा चन्न है
और उसका माथा चूम लेती। लेकिन अक्सर वो बहुत तंग पड़ जाती थी। बहुत सी रातें ऐसी गुजरती थीं जब वो घर आता ही नहीं था। अंधेरे घर की छत उसे दबाने को आती थी और वो सारी सारी रात करवटें बदलती रहती थी। जरा आंख झपक जाती तो उसे बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगते। इसीलिए कई बार कोशिश करके आंख खुली रखती थी। और बिन्नी आता तो अपने में ही उलझा हुआ और व्यस्त सा। वो समझ नहीं पाती कि उस लड़के को किस चीज़ की व्यस्तता रहती है। जहाँ तक कमाने का सवाल है, वो महीने में मुश्किल से 60-70 रुपए घर लाता था। कभी 10 रुपए ज़्यादा ले आता तो साथ अपनी मांगें रख देता। इस बार माँ 2 कमीजें सिल जाएं और एक बढ़िया सा जूता ले लिया जाए। उसकी बातों से बचन के होठों पर रूखी सी मुस्कुराहट आ जाती थी। 10 रुपए में ही उसे दुनिया भर का सामान चाहिए, और जब वो 60 से भी कम रुपए लाता तो महीने भर की बड़ी आसान सी योजना उसके सामने पेश कर देता। दूध दही का नागा, दाल प्याज खुश्क फुलके और बस। वो जानती थी कि ये रुपए भी वो ट्यूशन वूशन करके ले आता है, वरना सही मायने में वो बेकार ही है। उसके दिल में बड़े बड़े मंसूबे जरूर थे और उनका बखान करते वक्त वो छोटा मोटा भाषण दे डालता था, मगर उन मंसूबों को पूरा करने के लिए जिस दुनिया की ज़रूरत थी वो दुनिया अभी बनी नहीं थी। वो जोश में उंगलियां नचा नचा कर कहता, माँ जब वो दुनिया बन जाएगी तो तुझे पता चलेगा कि तेरा नालायक बेटा कितना लायक है। चुप कर कसम खाना, वो प्रशंसा की नज़र से उसे देखती हुई कहती, बड़ा लायक एक तू ही है। माँ मेरी लियाकत मेरे पेट में बंद है। वो हंसता, जिस तरह हिरन के पेट में कस्तूरी बंद होती है ना, उसी तरह। जिस दिन वो खुलकर सामने आएगी उस दिन तू अचंभे से देखती रह जाएगी। उसे बिन्नी की बातें सुनकर गर्व होता था, मगर जब वो लड़का बहुत गुमसुम और बंद बंद सा होता तो उसे उलझन होने लगती। बिन्नी के साथ उसके अजीब अजीब दोस्त घर आया करते थे। उन लोगों का शायद कोई ठौर ठिकाना था ही नहीं, क्योंकि वे आते तो 2-2 दिन वहीं पड़े रहते थे और खाने पीने में किसी तरह का शर्म लिहाज नहीं बरतते थे। तवे से उतरती रोटी के लिए जब वे आपस में छीना झपटी करने लगते तो उसे मन में बहुत खुशी का अनुभव होता, मगर अक्सर उसकी दाल की पतीली खाली हो जाती। और ये देखकर कि उन लोगों की भूख अभी बनी है, उसे घर की गरीबी अपना अपराध प्रतीत होती। ऐसे समय उसकी आंखों में नमी भर आती और वो ध्यान बटाने के लिए दूसरे काम करने लगती। वे लोग रूखी नमकीन रोटियों की फरमाइश करते तो वो चुपचाप उन्हें बना देती, मगर उन्हें खिलाने का सारा उत्साह तब तक समाप्त हो चुका होता। और उन लोगों के बहस मुसाहिबे कभी समाप्त नहीं होते थे। वे सब जोर जोर से बोलते और इस तरह आपस में उलझ जाते थे जैसे उनकी बहस पर ही धरती और ईश्वर का दारोमदार हो। कई बार वे इतने गर्म हो जाते थे कि लगता था अभी एक दूसरे को नोच लेंगे, मगर सहसा उस उत्तेजना के बीच से एक कहकहा फूट पड़ता और वे उठ उठ कर एक दूसरे से बगलगीर होने लगते। बिन्नी बचपन में बहुत खामोश लड़का था। अब उसे इस तरह हुड़दंग करते देखकर उसे हैरानी होती थी। कई कई घंटे घर में तूफान मचा रहता था। उसके बाद फिर खामोशी छा जाती, जो बहुत ही अस्वाभाविक और दम घुटने वाली महसूस होती। जब बिन्नी 2-2 दिन घर न आता तो उस खामोशी के ओर छोर गुम हो जाते और वो अपने को सदा से एक गहरे शून्य में घिरी हुई महसूस करती। अंधेरा गहरा होने लगा और मोनिका का बाप जाकर अपने कमरे में बंद हो गया तो उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया। मादा सुअर और उसके बच्चे अब सामने घर के अहाते में डेरा जमाए हुए थे और एक मोटा सुअर नाली के पास हुफ हुफ कर रहा था। हवा तेज हो गई थी और तूत के बुढ़े पेड़ की डालियां बुरी तरह हिल रही थीं। आसमान का जो छोर दिखाई देता था वहां रह रहकर बिजली चमक जाती थी। 2 महीने से प्रायः रोज वर्षा हो रही थी। घर से कुएं तक गली में कीचड़ ही कीचड़ रहता था। इस कीचड़ के लिए बचन को लड़के लड़कियों की उन टोलियों से शिकायत थी जो वर्षा शुरू होने से पहले आधी आधी रात तक गली में घूमती हुई ऊंचे स्वर में ईश्वर से पानी बरसाने के लिए प्रार्थना किया करती थी। अब जैसे उन्हीं की वजह से सारा दिन गली में चिपड़ चिपड़ होती रहती थी। ड्योढ़ी के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इरावती ने दरवाज़ा खोल दिया और बिन्नी मुस्कुराता हुआ उधर से अंदर आ गया। आगे की तरफ बहुत कीचड़ है, भाभी माफ़ करना, कहता हुआ वो अपने कमरे में आ गया। इरावती ने उस पर एक शिकायत की नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके सिर के बाल बुरी तरह उलझे थे और कुर्ता पाजामा बहुत मुचड़ गया था। जाहिर था कि वो सुबह जिस हाल में सोकर उठा था अभी तक उसी हाल में था और उसे मुँह हाथ धोने का भी वक्त नहीं मिला था। माँ जल्दी से रोटी डाल दे, भूख लगी है, आते ही चारपाई पर फैलते हुए उसने आदेश दिया।
बच्चन चुपचाप अपनी जगह बैठी रही, ना उठी और ना ही उसने कुछ मुंह से कहा। कुछ क्षण प्रतीक्षा के बाद बिन्नी ने सिर उठाया। माँ, रोटी। रोटी आज नहीं बनी है, वो बोली। मुझे क्या पता था कि लाट साहब आज भी घर आएंगे कि नहीं। रात की रोटी मैंने सवेरे खाई, सवेरे की अब खाई। अब मैं क्यों रोज रोज बासी रोटी खाती रहूं? जा किसी तंदूर पर जाकर खा ले। बिन्नी हंसता हुआ चारपाई से उठ बैठा और माँ के मोढ़े के पास चला आया। यहाँ तंदूर है कहाँ जहाँ जाकर खा लूँ? वो बोला। मेरे हिस्से की जो बासी रोटी रखी थी वो तूने क्यों खाई? निकाल मेरी बासी रोटी। और वो माँ का घुटना पकड़कर बैठ गया। मेरे पेट से निकाल ले अपनी बासी रोटी। बच्चन ने आरंभ किया मीठी झिड़की के रूप में, पर वाक्य समाप्त करते करते उसकी आंखें गीली हो गईं। बिन्नी ने उसकी गीली आंखें नहीं देखीं। वो उठकर रोटी वाले डिब्बे के पास चला गया और बोला, डब्बे में रखी होंगी, जरूर रखी होंगी। बच्चन ने उसकी नज़रें बचाकर आंखें पोंछ लीं। बिन्नी रोटी वाला डब्बा लिए उसके सामने आ बैठा। डब्बे में कटोरा भर दाल के साथ 4 रोटियां कपड़े में लपेट कर रखी थीं। बिन्नी ने जल्दी से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ लिया। ये तो ताज़ा रोटी है, वो टुकड़ा मुंह में ठूंसे हुए बोला। बासी रोटी खाने को माँ जो है, कहकर बच्चन उठ खड़ी हुई। उसने पानी का गिलास भरकर उसके पास रख दिया। बिन्नी ने एक घूंट में गटागट गिलास खाली कर दिया और बोला, थोड़ा और। बच्चन ने गिलास उठा लिया और सुराही से उसमें डालती हुई बोली, लाली का कार्ड आया है। अच्छा, कहकर बिन्नी रोटी खाता रहा। उसने कार्ड के बारे में जरा भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की। बच्चन का दिल दुख गया। वो गिलास बिन्नी के आगे रखकर बिना एक शब्द कहे अहाते में चली गई और चारपाई पर दरी डालकर पड़ गई। उसका दिल उछलकर आंखों से आने को हो रहा था, पर वो किसी तरह चेहरा सख्त किए अपने को रोके रही। थोड़ी देर में बिन्नी जूठे पानी से हाथ धोकर मुंह पोंछता हुआ अंदर आ गया। कहाँ है कार्ड? उसने पूछा। कहीं नहीं है, बच्चन ने रुंधे स्वर में कहा और करवट बदल ली। अब बता भी देना, जल्दी से समाचार पढ़ दूँ। सो जा, मुझे कोई समाचार नहीं पढ़वाने हैं। पढ़वाने क्यों नहीं है, मैं अभी सब सुनाता हूँ, कहकर बिन्नी अंदर चला गया और कार्ड ढूंढ कर ले आया। साथ में लालटेन भी उठा लाया। आधे मिनट में उसने सरसरी नज़र से सारा कार्ड पढ़ डाला। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। वो लालटेन जमीन पर रखकर माँ की चारपाई के पैताने बैठ गया। बच्चन सहसा उठकर बैठ गई। बिन्नी ने गुनगुन करके पहले टेढ़ी पंक्ति पढ़ी और फिर उसे सुनाने लगा। लाली ने लिखा था कि उसका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ गया था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। कुसुम की तबीयत अब ठीक नहीं है और उसका रंग भी लाली पर आ रहा है। उन्होंने मकान बदल लिया है क्योंकि पहला हवादार नहीं था और बच्चों को वहाँ से स्कूल जाने में दिक्कत होती थी। अब दिवाली पास आ रही है, इसलिए बच्चे दादी माँ को बहुत याद करते हैं। उसे गए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, इसलिए हो सके तो दिवाली के दिनों में आकर मिल जाए। इसके बाद सबकी नमस्ते है, कहकर बिन्नी ने कार्ड रख दिया। ये नहीं लिखा कि किस डॉक्टर का इलाज कर रहा है? तू जैसे वहाँ के सब डॉक्टरों को जानती है। बिन्नी ने बात अनायास कह दी थी, पर बच्चन का मन छिल गया। उसके चेहरे पर फिर कठिनता आ गई। मैं कल वहाँ चली जाती हूँ, उसने कहा। तू चली जाएगी तो मैं अकेला कैसे रहूँगा? मेरी रोटी? बच्चन ने वितृष्णा से उसे देखा, जिसका मतलब था कि तेरी रोटी क्या उसकी जान से ज़्यादा प्यारी है? अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश जी की लिखी हुई कहानी आर्द्रा।